मल्टीपल देशों का सिटीजन हो सकता है। एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर साल में केवल एक ही देश का रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति उसी पर्टिकुलर साल में मल्टीपल देशों का सिटीजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सिटीजनशिप मानी जाती है कि अगर आप किसी देश के लॉज फॉलो कर रहे हो ना, नियम कायदे कानून फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी देश के लॉज फॉलो कर रहे हो तो आप क्या है, आपको उस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे कि अक्षय कुमार के पास इंडिया की भी सिटीजनशिप है क्योंकि वो इंडिया के लॉज को फॉलो करता ही है, साथ ही साथ कनाडा के भी सिटीजनशिप है क्योंकि वो वहां के भी लॉज फॉलो करता है। शाहरुख खान के पास इंडिया की सिटीजनशिप भी है क्योंकि वो यहाँ के लॉज फॉलो करता है, साथ ही साथ यूएई की भी सिटीजनशिप है क्योंकि वो वहां के भी लॉज फॉलो करता है। ऐसे ही आपके पास मल्टीपल देशों की सिटीजनशिप हो सकती है। ठीक है, बट रेजिडेंटशिप डिसाइड होती है कि आप किस देश में मेजॉरिटी ऑफ द डेज रहते हो। अगर आप इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द डेज रह रहे हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी ऑफ डेज किसी और देश में रह रहे हो तो आप उसके रेजिडेंट हो। यानी मेजॉरिटी क्या होगा, 365 डेज होते हैं साल में, और मेजॉरिटी कितनी होगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आता है, 182.5 आएगा। तो यानी आप 182 प्लस डेज किसी देश में रहते हो ना, तो आप उस देश के रेजिडेंट कहलाते हो। तो अगर आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह रहे हो तो आप यहाँ के रेजिडेंट हो उस पर्टिकुलर साल में। ठीक है, अगर किसी और देश में रह रहे हो तो वहां के रेजिडेंट होंगे। तो रेजिडेंटशिप डिसाइड होती है आप कितने दिन किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहते हो उसके हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था अगर मान लो आप 182 डेज नहीं रह रहे हो इंडिया में, ठीक है, तो क्या कोई और तरीका है इंडिया का रेजिडेंट बनने का? हाँ, एक और तरीका है। तो फिर आप अगले पिछले 4 सालों में टोटल 365 प्लस डेज इंडिया में रहे हो तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। ठीक है, या तो आप करंट ईयर में, जिस करंट ईयर की आप ये वैल्यूएशन कर रही हो कि आप रेजिडेंट हो कि नहीं, उस करंट ईयर में आप 182 प्लस डेज रहे हो इंडिया में तो आप क्या कहोगे, रेजिडेंट मान लिए जाओगे। और नहीं है ऐसा, अगर आप 182 डेज नहीं रहे हो, मान लो 180 डेज आ रहा है आपका टोटल इस पर्टिकुलर साल में, तो भी आपको इंडिया का रेजिडेंट माना जा सकता है अगर आपने पिछले 4 सालों के दौरान 365 प्लस डेज इंडिया में रहे हो, तो भी आपको क्या होगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा इंडिया का। तो ये 2 कंडीशंस होती है रेजिडेंटशिप चेक करने के लिए किसी भी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर साल में। रेजिडेंटशिप हर साल चेक की जाती है। ठीक है, सिटीजनशिप तो एक बार दे दी गई तो बहुत मुश्किल से रिवोक की जाती है, लेकिन रेजिडेंटशिप हर साल चेक की जाती है। ठीक है, और ये 2 कंडीशंस होती हैं उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? एक वो व्यक्ति जिसका जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो अपने देश में। ठीक है, रेजिडेंट का मतलब आपने समझ लिया कौन होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया में, और प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे? उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, मुख्य इनकम उसकी इंडिया से ही उसको होती हो तो भी हो। तो दोनों से चीजें होनी चाहिए, एक रेजिडेंटशिप भी होनी चाहिए, ऑर्डिनरी इंडिया में रिसाइड करता हो, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में होना चाहिए, मुख्य इनकम का स्रोत उसका भारत ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे विराट कोहली की मुख्य इनकम का स्रोत कौन है? इंडिया है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिडेंट भी है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में। ठीक है, ऐसे ही जो विदेशी क्रिकेटर्स होते हैं जो आईपीएल में खेलने आते हैं, जैसे कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, वो 2 महीना यहाँ खेल के जाता है और अच्छा खासा पैसा कमा के जाता है, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है? नहीं, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में थोड़ी, ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि साल के 8 महीने तो वो ऑस्ट्रेलिया से पैसे कमाता है, सिर्फ 2 महीने यहाँ इंडिया में कमाता है। ठीक है, तो उसका प्राइमरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया थोड़ी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसलिए वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका प्राइमरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया नहीं है, जबकि विराट कोहली का है, इसलिए वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है नॉर्मल रेजिडेंट। समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, उसके बाद हमने देखा था सम टोटल, सारी फैक्टर इनकम्स जो होती है ना, जो कि एक नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करता है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है,
फैक्टर इनकम्स को ही नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। तो एक नॉर्मल रेजिडेंट जितनी भी फैक्टर इनकम्स कमाता है किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको नेशनल इनकम कहा जाता है उस देश की। ठीक है, अब रेजिडेंट और सिटीजन का डिफरेंस तो नहीं देखना है, 2-3 डिफरेंस लिखवाए थे वो तो नहीं रिवाइज करवाने हैं। हेलो, हाँ सर, बता दीजिए। तो सुनो, रेजिडेंट, इधर रेजिडेंट ले आऊं और ये सिटीजन। रेजिडेंट में क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में होता है जिसका वो रेजिडेंट होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? उसी पर्टिकुलर देश में होता है जिसका वो रेजिडेंट होता है। सिटीजन में क्या होता है कि सिटीजन आप एक पर्टिकुलर देश के हो सकते हो, लेकिन हो सकता है आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी और देश में हो। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल देशों की आपके पास सिटीजनशिप है। अब अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में, इसलिए वो यहाँ का रेजिडेंट है। ठीक है, तो सिटीजन का जरूरी नहीं है कि आपका उसी देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है किसी और देश में आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो जरूरी नहीं है उसी पर्टिकुलर कंट्री में हो, इस केस में जिसके आप रेजिडेंट हो, जिसके आप सिटीजन हो। ठीक है, एक साल में एक व्यक्ति केवल एक ही देश का क्या हो सकता है? रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, ओनली वन कंट्री रेजिडेंट, केवल एक ही देश के आप रेजिडेंट हो सकते हो। जबकि सिटीजन आप क्या हो सकते हो? मल्टीपल कंट्रीज के हो सकते हो एक पर्टिकुलर साल में। ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज के आप सिटीजन हो सकते हो के सिटीजन। और लास्ट पॉइंट, सिटीजनशिप क्या है? रेजिडेंटशिप क्या है? ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और सिटीजनशिप क्या है? ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है? लीगल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो, अब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसकी ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज आती हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, उसकी देखरेख करती है। यानी अपना जो क्षेत्रफल है, जो इंडियन टेरिटरी कहलाता है, ठीक है, बॉर्डर से पहले तक का एरिया, वो इंडियन टेरिटरी है। ठीक है, जिसके बीच हम फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने देश के भीतर हम क्या कर सकते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो देश की पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था, जो देश का कोस्टल एरिया है, ठीक है, सदर्न एरिया इंडिया कुछ ऐसा ही है ना। अब उसमें जो ये कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ना, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ठीक है, क्लियर है? इंडिया के कोस्टल एरिया तीनों साइड 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ना, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, वो इंडिया की टेरिटरी माना जाता है। उसको कहते हैं हम ITW, यानी इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। उसमें कोई फॉरेन शिप नहीं आ सकती, इंडिया में एंटर नहीं कर सकता है। क्लियर है? ये भी इंडिया की टेरिटरी में आता है। इसके साथ साथ किसी और देश में अगर इंडिया ने डिफेंस बेस बना रखा है अपना, वो भी इंडिया की टेरिटरी मानी जाती है, जितने इंडिया में डिफेंस बेस बना रखा है। कोई ऑयल और नेचुरल गैस की रिग यानी खदान वगैरह बना रखी है, तो वो भी अगर इंडिया के नाम है, तो जिस एरिया में वो पूरी रिग है, खदान है, वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है, जो इंडिया के एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वेसल्स है, एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स नहीं होते हैं वो सब, और वेसल यानी इंडिया की जो नेवी के नाव होते हैं, शिप्स होती हैं, वो सब भी इंडिया की टेरिटरी में आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरे देशों में जो इंडिया ने अपनी एम्बसीज खोल रखी हैं, वो भी इंडिया की टेरिटरी में आता है वो। ठीक है, जैसे यूएसए में वॉशिंगटन में जो इंडिया की एम्बेसी होगी, वो जितने एरिया में वो एम्बेसी खुली है ना, वो इंडिया की टेरिटरी बन जाएगी। रशिया में मॉस्को में जितने एरिया में इंडिया की एम्बेसी खुली हुई है, वो एरिया इंडिया का माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में
जितने एरिया में इंडिया की एम्बेसी खुली है उतना एरिया इंडिया का माना जाएगा। उसी तरह साउथ अफ्रीका में जितने एरिया में इंडिया की एम्बेसी खुली है वो इंडिया का एरिया माना जाएगा। क्लियर है? तो इंडियन एम्बेसी जो दूसरे देशों में खुली है, जितने एरिया में खुली है वो इंडियन टेरिटरी मानी जाती है। उसी तरह फॉरेन कंट्रीज की भी जो एम्बेसीज न्यू दिल्ली में खुली हुई हैं वो सभी उनकी एम्बेसी मानी जाती हैं। जैसे यूएसए की एम्बेसी न्यू दिल्ली में है, तो जितने एरिया में वो एम्बेसी खुली है वो यूएसए की टेरिटरी है। हम अपनी मर्जी से वहां नहीं जा सकते, यूएसए की परमिशन लेनी पड़ेगी तब जा पाएंगे वहां। ठीक है? क्योंकि वो इनकी टेरिटरी है। उसी तरह कनाडा की एम्बेसी भी खुली हुई है कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में। तो जितने एरिया में वो खुली है वो कनाडा की टेरिटरी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी भी खुली हुई है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है? जितने एरिया में वो खुली है वो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी मानी जाती है। साउथ अफ्रीका की भी इसी तरह एम्बेसी खुली हुई है न्यू दिल्ली में। जितने एरिया में खुली है वो क्या माना जाता है? साउथ अफ्रीका की टेरिटरी। हम बिना साउथ अफ्रीका की मर्जी के उस जगह पे नहीं जा सके, उनकी एम्बेसी में नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? ये डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। बस ये होता है। और इसी के साथ एक नॉर्मल रेजिडेंट जो भी फैक्टर इनकम्स कमाता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, वो क्या कहलाता है? डोमेस्टिक इनकम कहलाती है उस देश की। ठीक है? जितनी भी फैक्टर इनकम से एक नॉर्मल रेजिडेंट कमाता है, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, वो उस देश की डोमेस्टिक इनकम कहलाती है एक पर्टिकुलर साल में। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो, और कुछ पूछना है? हैं? नो सर। नो सर। तो फिर ठीक है। नेशनल इनकम जो होगा चारों चैप्टर हो तो है, किसी में डाउट है नहीं आपको? तो मैं आपका पांचवा और अंतिम चैप्टर शुरू करता हूं। ठीक है? पांचवा और अंतिम चैप्टर जो है आपका, ठीक है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स का, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है? यह आपका पांचवा और अंतिम चैप्टर है आपके सिलेबस का। ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो इसको अब शुरू किया जाए फिर। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा पांचों चैप्टर से। ठीक है? जो सीबीएसई में पिछले 5-6 सालों में क्वेश्चन आए नहीं होंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे आराम से नेट पर से, और 5 से 6 साल पर्याप्त है हमारे हिसाब से। ठीक है? इससे ज्यादा पुराने भी नहीं आता है। और आपकी इच्छा हो तो आप 3-4 साल और कर सकती हो, 10 इयर्स अपना पूरा कंप्लीट कर सकती हो। ठीक है? 10 इयर्स तक का डेटा कंप्लीट करके जा सकते हो, लेकिन 5-6 साल पर्याप्त होता है वैसे। जो भी चीजें रिपीट मारनी होती है 5-6 साल के दौरान ही मारनी है। ठीक है? तो इस चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेंगे आपके। और उनको लगा दिया जाएगा पांचों चैप्टर्स के। ठीक है? चलो, तो अपना पांचवा और अंतिम चैप्टर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। घूमने चले गए नहीं? नहीं सर, फोन आ जाता है तो पूरा मीटिंग एंड हो जाती है। अच्छा, मैंने बस लास्ट में वही कहा था कि ये चैप्टर, ये जो आपका अंतिम चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना, इसके बाद आपकी पूरी किताब कंप्लीट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पांचों चैप्टर्स के, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है? पिछले 5-6 साल के। क्लियर है? ताकि पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना अच्छे से फिनिश हो जाए। क्लियर? यस सर। कोशिश करिएगा आप भी
जब तक ये चैप्टर खत्म हो तो आपके पीछे के चैप्टर रिवाइज हो जाए। वैसे तो जिस भी चैप्टर के मैं क्या कहते हैं, जिस भी चैप्टर के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उससे पहले आपको एक दिन तक पहले मैं बता ही दूंगा, ताकि आप रिवाइज करके आप आओ उस चैप्टर को, ठीक है। लेकिन फिर भी मान के चलो एक दिन नहीं रिवाइज कर पाती हो, इसी समय से थोड़ा बहुत करती चलो। गवर्नमेंट बजट वगैरह रिवाइज कर लो, छोटे छोटे चैप्टर हैं, निपटा के जल्दी खत्म करो। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल न जाने आपके कब खत्म होंगे मैम, खत्म हुए कि नहीं? सिर्फ थोड़े थोड़े बचे हैं। बताओ, पता नहीं तो अजीब बीरबल की ज्यादा है बुक में तो क्या करें। तो आप आवश्यकता से अधिक लगा भी रही हो, ठीक है। अब ये दो अलग अलग पोर्शन है मैम, इधर बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग चीज, अलग पोर्शन है, उसको अलग से पढ़ेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स अलग पोर्शन है, इसको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अलग पोर्शन है, उसको अलग से पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग पोर्शन है, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बताओ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? एक सेकंड में,
Hello.
हेलो 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 हेलो। यस सर। अरे मैम, अब तो भाग तो नहीं गई सर भाग आप गए थे। कहीं? अरे मैम, मुझे घर से बाहर भगा दिया गया था कुछ जरूरी काम से। हेलो हेलो। यस सर। कोई नहीं मैम, मैं कितनी देर था? हाँ करीब। 10-15 मिनट। हाँ 10-15 मिनट, तो हम 10-15 मिनट ओवर टाइम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ी कहाँ पे चल रही थी? क्या चल रहा था इसमें? फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज बताओ क्या होता है? अब तक तो छाप लिया होगा कहीं से, आपने पढ़ पढ़ा लिया होगा। अब सर तो आप आप चीटिंग करें। बताइए। हाँ सही में, क्या फायदा बताने से, क्योंकि आप तो अब तक चीटिंग कर लिए होंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? आपकी देश की जो लोकल करेंसी होती है ना, जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, उसके अलावा आपके पास अगर कोई और करेंसी है तो वो सब फॉरेन करेंसी है। ठीक है? यानी दूसरे देशों की जो आपके पास करेंसी होती है उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है? दूसरे देशों की आपके पास जो करेंसी होती है वो फॉरेन करेंसी होती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडियन नेशनल रुपी को छोड़ के, इंडियन नेशनल रुपी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज, अगर आपके पास और कोई करेंसी हो तो वो सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। जैसे यूएस डॉलर अगर आपके पास है, फॉरेन करेंसी। पाउंड है, फॉरेन करेंसी। रूबल है तो फॉरेन करेंसी। ठीक है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सब फॉरेन करेंसी। इनफैक्ट पाकिस्तानी रुपी है तो वो भी फॉरेन करेंसी। नेपाली रुपी है तो वो भी फॉरेन करेंसी। सब फॉरेन करेंसीज हैं, सब फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है? अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये एक ऐसा रेट होता है जो कि डिपेंड करता है कि आपकी देश की एक क्या कह सकते हैं, हाँ ये आपके आपके देश की जो करेंसी है और किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री की करेंसी का रेट बताता है कि किस रेट पे वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। ठीक है? आपकी देश की करेंसी और किसी एक फॉरेन देश की करेंसी किस रेट पे एक्सचेंज किए जा सकते हैं एक दूसरे के साथ, उसको डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है? जैसे कि आपकी देश क्या है? इंडिया। इसकी करेंसी क्या है? आईएनआर। और कोई ये फॉरेन कंट्री जैसे यूएसए, इसकी करेंसी क्या है? यूएस डॉलर्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या करता है? ये डिपेंड करता है कि इंडिया की जो करेंसी है आईएनआर, वो यूएसए के यूएस डॉलर के साथ किस रेट पे एक्सचेंज करी जा सकती है, उसको डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है? जैसे कि इस समय रेट क्या है? एक डॉलर बराबर कितने रुपए है? 78 रुपए है। यानी आपके पास जब 78 रुपीज होंगे तो आपको एक डॉलर मिलेगा, और अगर आपके पास एक डॉलर है तो आपको उससे 78 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है? ये रेट क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि किस रेट पे एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करी जा सकती है, उसको डिपेंड कर रहा है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है कि नहीं? अगर आपके पास 10 डॉलर्स है तो आपको कितने? 780 रुपए मिल जाएंगे। और अगर आपको 10 डॉलर चाहिए तो आपको क्या करने पड़ेंगे? 780 रुपए देने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना ये चीज? तो फिर अब जरा दोनों चीजों की डेफिनेशन लिख लो। पहले फॉरेन एक्सचेंज के बारे में लिख लो, क्या होता है? Foreign exchange refers to currencies other than domestic currency. Full stop. सर एक सेकंड। अब मुझे आप कहोगे फिर से रिपीट करो।
अब मुझे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर एक टीचर होने का कर्तव्य होता है ये, एक ही कॉन्सेप्ट को 100 बार बताना। हाँ मैम, ये तो बात है। स्कूल में टीचर्स कहते थे ना ये चीज, बेटा आप एक बार नहीं 100 बार पूछो, हम 100 बार बताएंगे। लेकिन कसम से एक टीचर ने आज तक मुझे कोई कॉन्सेप्ट 100 बार नहीं बताया है। अगर 2 या 3 बार से ज्यादा पूछ लो तो हर टीचर इरिटेट होने लग जाता है। हाँ सर, हम तो रोज 4 बजे देखते हैं। बोले फिर से। So foreign exchange refers to all currency other than the domestic currency, है ना? नहीं, ऑल मैंने बोला ही नहीं था, बस ऑल को छोड़ के बाकी सब सही बोला है। ऑल करेंसी का मतलब बड़ा अलग हो जाता है, सारे तरह की करेंसी सिवाय डोमेस्टिक करेंसी के। वैसे बात तो सही है, मीनिंग उसका भी सही आ रहा है। लिख लो, ये भी लिखना हो लिख लो। वैसे मैंने जो लाइन बोली थी वो ये थी, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। फुल स्टॉप, बस ये इसका मतलब है, एक लाइन की डेफिनेशन है। अब उसके बाद अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आगे एग्जांपल दे दो, यूएस डॉलर, पाउंड, ये सब चीजें, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में लिखो, और इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनो और ध्यान से लिखना, क्योंकि ये तो आप अपने आप भी नहीं बना पाओगे ना। का क्लास छोड़ के चली गई? नहीं सर। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है इट रेफर्स टू द रेट एट विच currency of one country can be exchanged with currency of another country, full stop. Foreign exchange rate का मतलब it refers to the rate at which currency of one country can be exchanged with currency of another country, full stop. सरस है, सरस है। सरस है कि नहीं? हाँ, इसके आगे लिख सकती हो, फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज, ठीक है। ये आजकल का ताजा रेट है, पता है कि नहीं? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। जग रही हो? यस सर। ओके कूल। मुझे लगा 5-6 घंटे का सफर करके आई हो, क्या पता नींद आ जाए। सर कार में सो लिया था आराम से। दो तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट, 3 तरह के होते हैं मैम, ठीक है, 2 नहीं 3। पहला है फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसा करते लगे मतलब भी देखते जाते हैं एक एक का। तो फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है।
फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट देश की गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है? देश की गवर्नमेंट तय करती है, देश की गवर्नमेंट फिक्स करती है कि देश का फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। इसीलिए इसको फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है? इसके फायदे क्या है? मैम ये थोड़ा स्टेबिलिटी रखता है इकोनॉमी में, क्योंकि फैसला गवर्नमेंट कर रही है, इस वजह से स्टेबिलिटी है थोड़ी इकोनॉमी में। और स्पेक्यूलेशन प्रिवेंट करता है। स्पेक्यूलेशन क्या होता है मैम, बताओ? स्पेक्यूलेशन सुना है पहले कि नहीं? स्पेक्यूलेशन क्या होता है? हम्म? हेलो हेलो। यस सर। हम्म। स्पेक्यूलेशन सुना है पहले कि नहीं? सर सुना तो है। कहा होता है, याद नहीं है? सर सर पर पता नहीं, सर भूल गए। सर क्या किया जाए, दिमाग हमारा। ऐसे कैसे आप यूपीएससी करेंगे? वहां बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, पता है? पूरा 10वीं तक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब चीजें सब याद रखना पड़ता है। क्या कहते हैं इसको? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है कि जब भी आप एक तरीके से सट्टा लगाती हो ना, देसी भाषा में बोलूं सट्टा, सट्टे को कहते हैं स्पेकुलेशन। अब सट्टे का मतलब पता है कि नहीं? सट्टे का लिखते कैसे हैं? ये लिख देते हैं। सट्टे का मतलब पता है कि नहीं? सट्टे को कहते हैं स्पेकुलेशन। अरे सट्टा पता है कि नहीं? रोज टीवी में खबर आती है कि ये देखो ये सट्टोरी पकड़े गए, ये सट्टोरी पकड़े गए, सट्टा लगा रहे थे मैच के ऊपर। एक पिक्चर भी बनी है, जन्नत, जन्नत मूवी, इसी कॉन्सेप्ट बनी है। अच्छा, सट्टे के बारे में पता है कि नहीं? शब्द पहली बार सुन रही हो क्या ये भी? सुना सुना सकता हूँ, मुझे याद सही पता नहीं था। अरे मतलब क्या होता है कि सट्टे वाले क्या करते हैं कि ये प्रेडिक्ट करते हैं कौन आज का मैच जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा, कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, अगली बॉल पे क्या होने वाला है। यानी फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं और उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, इसी को कहते हैं सट्टा। सट्टा क्या होता है? फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं और उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है? तो स्पेक्यूलेशन भी एक तरीके का सट्टा ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं? चीजों को कम दाम पे खरीद लेते हैं, ठीक है? और फिर फ्यूचर में जब ज्यादा दाम होने वाला था ना, तब बेच देते हैं, ठीक है? जैसे आपने शेयर को खरीदा कम दाम पे और बेच रहे हो क्या? जैसे 10 रुपए पे खरीदा और फिर फ्यूचर में इंतजार कर रहे हो रेट बढ़ने का और फिर 1000 रुपए पे बेच रहे हो, इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन। तो चीजों को कम दाम पे खरीद के बेचना, इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन, ठीक है? चीजों को कम दाम पे खरीदना और फिर बाद में महंगे दाम पे बेचना, इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन। ये भी एक तरीके का सट्टा ही होता है। क्लियर है? तो क्या सर रियल एस्टेट वाले सट्टा खेलते हैं? नहीं, वो नहीं होता है, ठीक है? और हर स्पेकुलेशन एक्टिविटी लीगल भी नहीं होती है मैम, ठीक है? ये जो क्रिकेट पे सट्टा लगा रहे हैं वो इलीगल है। हर स्पेकुलेशन एक्टिविटी इस तरीके से इलीगल भी नहीं होती है, ठीक है? आपसे भले ही टैक्स लिया जाता है उस पे अच्छे से, जो आपने स्पेकुलेशन से इनकम की है। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन से आपको जो इनकम होती है ना, वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है, इसलिए सरकार कहती है कि हमें अच्छे से इनकम टैक्स दो। तो आपसे अच्छे से इनकम टैक्स वसूला जाता है उसके ऊपर, जो आपने स्पेकुलेशन से इनकम की है। क्योंकि समझ लो उसमें क्या होता है कि 2 महीने में आपको लाखों रुपए की कमाई हो जाए, इस तरीके से होता है, लॉटरी लग गई जैसे, इस तरीके की कमाई है। तो सरकार कहती है हमें भी अच्छे से टैक्स दो, सीधे 30% मांग लेती है टैक्स सरकार उसके ऊपर,
ठीक है। तो मान लो स्पेकुलेशन से आपने क्या किया, 1 लाख रुपए कमाया तो सीधे 30% पहले सरकार को दे दो, 30,000 रुपए, 70 बचेगा केवल आपके हाथ में। क्लियर है? तो हर स्पेकुलेशन इनकम ऐसा भी नहीं है कि इलीगल है, कुछ है जैसे कि मैच पे सट्टा लगाना, हॉर्स राइडिंग पे सट्टा लगाना। वेलकम पिक्चर देखी है कि नहीं? बहुत पॉपुलर पिक्चर है, ये मत कहना कि नहीं देखी है। वेलकम पिक्चर देखी है कि नहीं? पहला वाला पार्ट। सर मैं मूवीज नहीं देखती। अरे आप विचित्र प्राणी हो, हद है। पहले तो मूवीज देखो, एग्जांपल देने में आसानी होती है। वेलकम पिक्चर में अनिल कपूर क्या करता है, हॉर्स राइडिंग में पैसा लगाता है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। ठीक है, ये सब चीजें देखी होंगी ना कभी ना कभी। लाइक जो वो कार्ड्स पे लगाते हैं पैसे। हाँ, वो भी स्पेकुलेशन में आ सकता है। हॉर्स राइडिंग पे भी लगाते हैं ना, आपने सुना होगा कहीं कि घोड़े भाग रहे हैं और आदमी पैसा लगा रहा है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। वो भी स्पेकुलेशन में आता है, वो भी इलीगल है। ठीक है। तो पहला तो ये क्या होता है, पहला बेनिफिट क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट का, कि ये स्टेबिलिटी लाता है थोड़ा इकोनॉमी में और स्पेकुलेशन प्रिवेंट करता है। और सेकंड ये है कि गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पूरा फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल है, इसलिए गवर्नमेंट के पास एक अच्छा रिजर्व आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, ये दो बेनिफिट है इसके। क्लियर है? तो इसके बारे में लिख लो लगे हाथ, फिर आगे सेकंड वाले पे पढ़ेंगे। सर आज थोड़ा जल्दी एंड कर दीजिए। काहे? सर काम है। जल्दी क्या एंड कर दें? अभी देखो आपकी क्लास इस टाइम पे खत्म हो गई होती मैम, लेकिन क्योंकि मैं 10-15 मिनट, हाँ क्योंकि मैं 10-15 मिनट कहीं चला गया था, इस वजह से मैं ओवर टाइम मारना चाहता हूँ। क्या मुझे ओवर नहीं टाइम सर आप मारना? कर ले दीजिएगा ओवर टाइम। हाँ, अरे मैम करने दीजिएगा। आपको इतना क्या कहते हैं, आपको इतना डेडिकेटेड एम्प्लॉय मिला है तो ओवर टाइम करवा लो। ठीक है। अरे सर ऑफिशियल शब्द है ना ये, ओवर टाइम। अरे लिखो तो डेफिनेशन, अभी मतलब समझा इसका डेफिनेशन तो लिखो। और अब ये टॉपिक तो कंप्लीट करके ही जाओगी ना कम से कम, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में छोड़ के चली जाओगी। लिखो, इट रेफर्स टू अ सिस्टम in which exchange rate for a currency is fixed by the government, full stop. It refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government, full stop. इसके दो एडवांटेजेस जो मैंने बताए थे वो क्या थे? पहला तो है कि इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन, फुल स्टॉप। और दूसरा है गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला है इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन, फुल स्टॉप। और दूसरा है गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम।